नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे लोकसभा में 2 दिन से चल रहे एक तरह से पारा तोड़ तापमान की, जो सदन के भीतर गर्माहट थी, महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन। आज विपक्ष के सहयोग से जो महिला आरक्षण बिल था वो गिर गया है। 352 चाहिए थे बहुमत के लिए 2/3, और सरकार को मिले सत्ता पक्ष 298। तो कह सकते हैं कि 230 सांसदों ने विरोध किया और 54 वोट से ये बिल गिर गया। लेकिन इस बिल के गिरने की खुशी सत्ता पक्ष में ज़्यादा होगी, मुझे लगता है कि विपक्ष में कम। जितना विपक्ष खुश हुआ होगा उससे अधिक सत्ता पक्ष खुश हो रहा होगा, क्योंकि उनको तो पता था कि बहुमत नहीं है 2/3। जब 2/3 बहुमत नहीं है तो फिर क्या वजह थी कि सत्ता पक्ष इस बिल को लेकर आया और 3 दिन की चर्चा, लाइव चर्चा हुई, पूरे देश को दिखाया कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण उनका किया जाए, 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है। अब इसमें विपक्ष अगर चाहता तो 50% आरक्षण की मांग लेकर इसको गिरा सकता था कि 33% कम है और आबादी तो आधी है, आधी अगर आबादी हो तो फिर आरक्षण भी 33 के बजाय 50% होना चाहिए। लेकिन सरकार के जाल में विपक्ष फंसा, अपने अपने अनुमान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार ने जानते बूझते ये बिल लेकर सरकार आई, और जब ये गिरा तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है और आधी आबादी के विरोध का शिकार विपक्ष को होना पड़ सकता है, ये अनुमान है। लेकिन सबको जानते हैं कि विपक्ष का बहुमत माने इतना तो था कि ये बिल पास नहीं हो पाता। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में संदीप पाठक जी। और हमारे साथ जूम और फोन लाइन पर जुड़ेंगे 3 मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर और हम कह सकते हैं कि सोशल एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने वाले या मॉरल वैल्यूज़ पर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी हमारे साथ हैं। और दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पैनल में हमारे साथ 5 साथी यानी पंच परमेश्वर, पंच प्यारे। तो चर्चा में मैं सिर्फ सूत्रधार रहूंगा और बाकी सबकी राय जानेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। रंजन जी, आपके साथ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर है, आवाज आ रही है जी। दरअसल ये सबको पता था कि प्रस्ताव गिर सकता है और ये सत्ता पक्ष भी जानता था। लेकिन अगर वो जानते बूझते लाएं तो वो 5वीं क्लास के बच्चे नहीं जो ऐसा प्रस्ताव लेकर आए। उनके तो दोनों हाथ लड्डू थे। अगर जीते तो कहेंगे कि हमने 33% आरक्षण दिया, और हारे तो इनकी वजह से हारे। तो जिस तरफ उनकी तर्जनी उठेगी, 50% जो आबादी, आधी आबादी, उनका गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा, कोप भाजन होना पड़ेगा। तो दोनों हाथ लड्डू की तर्ज पर यह बिल आया था। और जब ये बिल गिरा 54 वोटों से, तो जितनी खुशी विपक्ष को हुई होगी, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा खुशी सत्ता पक्ष को हुई होगी कि अच्छा हुआ, हमारा मिशन कामयाब हुआ। अब पूरे देश में हम बताएंगे कि आधी आबादी के विरोधी कौन है और आधी आबादी के समर्थक कौन है महिला सशक्तिकरण के। आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रंजन जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लगता तो ही है, क्योंकि ये पता था कि 2/3 बहुमत नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके लिए प्रयास भी नहीं किया गया। जी। आप याद कीजिए, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। जो बिल दिया गया, एक दिन पहले दिया गया, जो विशेष सत्र आया जी। 3 दिन का, मतलब उसी पार्ट था। और तीसरी बात है कि जब बजट सेशन इतना लंबा चला, उस बीच में इसकी चर्चा नहीं हुई। अचानक हुआ कि 14 तारीख को होगा। तो अगर 2/3 बहुमत नहीं था और पता था कि बिल गिरेगा, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल माइलेज रूलिंग पार्टी लेना चाहती थी। जी। अब दूसरा पार्ट है कि कितना फायदा कितना नुकसान उसका हुआ, और विपक्ष को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। जी। अब बिल्कुल सही कहा कि, और तुरंत जैसे जब भी वोटिंग हुई, बिल गिरा, तो बीजेपी की जो महिला सांसद है वो बाहर निकली मकर द्वार पे, नारा लगाते हुए विपक्ष को कि इन्होंने बिल नहीं पास होने दिया। विपक्ष इस बात के लिए खुश है कि इसी बहाने सारे विपक्ष के लोग एक हो गए। अकाली दल भी सपोर्ट में आ गया, इंडिया अलायंस में नहीं था। आप आ गया साथ में, जो इंडिया अलायंस में बाहर निकल चुका था।
ममता बनर्जी एक तरफ इंडिया लाइन से किनारे चल रही थी, उन्होंने भी अपने सांसदों से सपोर्ट किया उस बात को कि वो 7 सांसद ही हैं उनके जो चुनाव में बिजी थे। तो दोनों तरफ है। लेकिन जो मामला महिला आरक्षण का है, तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने कभी गलती की होगी तो उसमें रूलिंग पार्टी भी एक ऐतिहासिक मौका चूक गई, क्योंकि 23 में ये बिल पास हो चुका था, सर्वसम्मति से पास हो चुका था। तो जो कवायद पिछले 3 सालों में बीजेपी कर सकती थी या 2014 में जब सरकार आई जी, तब जब कर सकती थी, वो नहीं किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उनके हाथ से भी अगर वो महिला आरक्षण कर देते उनके रहते तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर उनके पास होता महिलाओं के पास जाने का। इस बात के बनिस्बत की आप बस को आरोप लगा रहे हैं कि हमने देखिए महिला आरक्षण पास कर दिया है और 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं। देखिए वो बिल तो लागू करने के लिए अभी भी अवसर है, क्योंकि वो संसद से पास हो चुका है, उस बिल को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष को विलेन बनाने का मौका थोड़ी मिलता उसमें। अब ये जो विपक्ष को विलेन बनाने का मौका है और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव सामने है, तो बहुत सारी बातें, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष खुद भी नहीं चाहता था। आपने कहा कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। भुवनेश जी, पहले तो आपका स्वागत है, आप अमेरिका से यात्रा करके लौटे हैं, बड़ा सम्मान आपको मिला है, इसलिए भारत भी गौरवान्वित है कि भोपाल के एक वरिष्ठ चिकित्सक को वहाँ अमेरिका बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। उस पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। अभी आपकी वो टिप्पणी की, इससे घाटे में रहेगा विपक्ष, आप क्या कहना चाहेंगे? काम है, मुझे ये लगता है कि इन सब लोगों के पास जितने भी तार्किक और मानसिक क्षमता वाले लोग हैं, उनको सबको इन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया है क्या? इनको 2 कौड़ी की अकल नहीं है कि एक तो पहले से ही ये सब पूरी जो गैंग थी वो सोरोस के पीछे खड़ी होकर एक तरह से भारत राष्ट्र और भारतीय धर्म सनातन के खिलाफ अपने आप को विलेन साबित कर चुकी थी। अब इन्होंने नारी विरोधी भी साबित कर लिया अपने आप को। ये कितने मूर्ख लोग हैं, इनके पास मौका था कि ये सरकार से अड़ जाते कि 33% नहीं, हम 50% का संशोधन चाहते हैं, और 2 मिनट में पूरे मोदी सरकार की, मैं समझता हूँ कि जो रणनीति थी वो चौपट हो जाती। आज मोदी सरकार ने अपने आप को एक तरह से पूरी व्यवस्था में शामिल कर लिया है और इनको चौतरफा हाशिए से बाहर धकेल दिया। अब ये बांग्लादेश ही जाके रुकेंगे सब। अब देखिए कहाँ रुकते हैं अलग बात है, लेकिन अभी तो यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बड़ा चुनाव, क्योंकि वो देश का 4था बड़ा राज्य है और सरहद पर है वो, जहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान की सीमाएं जुड़ती हैं, और अगर हम आगे जाएं तो पश्चिम असम भी उसमें जुड़ जाता है और फिर चीन तक का मामला है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक सोची समझी रणनीति थी और उस रणनीति में विपक्ष फंस गया। वो खुश हो रहे हैं कि हमने गिरा दिया, सत्ता पक्ष कहता था हम चाहते ही थे कि गिर जाए, विपक्ष विलेन साबित होगा। और पूरे देश में जितना बड़ा प्रचार तंत्र भाजपा के पास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, घर घर ये बात जाएगी माउथ पब्लिसिटी में कि ये लोग महिलाओं के विरोधी है और इनको तो सबक सिखाना है। मोदी ने इस बात को कहा भी था कि अगर आप विरोध करेंगे तो फिर आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें प्रतिपक्ष को शायद बाद में लगेगा, उनके जो समझदार लोग होंगे या जानकार, कि कुछ गलती हो गई। देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत छोटी सी टिप्पणी, और सबसे अंत में आऊँगा मैं नागेंद्र जी आपके पास, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मुद्दा जिस तरह से अभी जी चर्चा चल रही है, ये चर्चा यहाँ भी चल रही है, चौपालों पे भी चल रही, गांव में सब जगह, पान के टपरों, चाय की चौपालों में, कि किस तरह से विपक्ष फंस गया है इस रणनीति में। क्योंकि उनको विरोध करने का कोई कारण नहीं था कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करे। अभी तो और चीज़ों पर विरोध हो सकता था, लेकिन इस पर उनकी रणनीति फेल हो गई। और भाजपा सरकार शायद यही चाहती थी, उनका बिल पास होने से ज़्यादा बिल पे चर्चा कराना था और लोगों को एक तरह से बेनकाब करना था, और उसमें वो कामयाब हो गए। हमेशा जो रणनीतिकार हैं भाजपा के, वो ऐसे ही मुद्दे लाते हैं कि कुआं खाई में विपक्ष को फंसा देते हैं। यदि विपक्ष समर्थन करता और बिल पास हो जाता, तब भी भाजपा सरकार उसकी क्रेडिट ले जाती और सब में वाहवाही लूटती। तो ये असमंजस की स्थिति में विपक्ष को हमेशा कर देते हैं, और वही इस बिल के दौरान आज लोकसभा में हुआ। बिल्कुल। संदीप जी, आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है? क्योंकि अब इसमें सोशल मीडिया के चलते कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी देर में पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज दिन भर इसका सीधा प्रसारण हुआ है
और चर्चा भी हो रही, कल अखबारों में छपेगा, तो देश भर में ये चर्चा का विषय बनेगा। और इसमें नफ़ा नुकसान जो होना तो अपनी जगह, लेकिन अब ये मुद्दा अगले चुनाव तक मुझे लगता है कि कोर ग्रुप में जरूर शामिल होगा, कोर इशू में। आपकी राय इस पर? बिल्कुल, सोशल मीडिया के कारण इसका इम्पैक्ट तो देर से पता लगेगा, लेकिन दोनों जगह पक्ष और विपक्ष ने नैरेटिव तो सेट कर दिया है, जबकि ये मालूम होते हुए भी कि बिल पास नहीं होगा। और उस स्थिति में तो इन्होंने तो विपक्ष के ही कोर्ट में जाके मैच जीता है। एक तरीके से इसको यूं भी कह सकते हैं कि पता होते हुए जब वो काम किया है, और ये पक्ष को भी बहुत अच्छी तरह मालूम था और विपक्ष को भी, उसके बाद भी हुआ, तो ये निश्चित रूप से एक दोनों ने अपना नैरेटिव सेट किया है। और इसका कुल मिला के आने वाले चुनाव में और एक चर्चाओं में एक बड़ा मुद्दा है कि राजनीति गर्मा गई है। लेकिन एक बात है, ये बात जरूर है, बिल के पास नहीं होने से राजनीति के अंदर राजनीति नहीं हो पाई। जो उठापटक होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, वो सब नहीं हो पाई। तो उस पर ये कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर राजनीति नहीं हो पाई। चलिए, राजनीति में राजनीति नहीं हो पाई है, ये अगर सत्ता पक्ष चाहता तो ये होता, वहाँ भी फिर क्रॉस वोटिंग होती। लेकिन सत्ता पक्ष का, जैसा शुरुआत में रंजन जी ने कहा, कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और कोशिश इसलिए नहीं की कि वो चाहता नहीं है कि कुछ ऐसा दिखे कि हमने बहुत कोशिश की। वो तो एक्सपोज करना चाहते थे इस पूरे मामले में, और वो हमें लगता है कि उनकी रणनीति में वो सफल रहे, सत्ता पक्ष वाले। और विपक्ष लगता है कि वो कोशिश कर रहा था कि हमने इसको पास नहीं होने दिया। वैसे भी तो बहुमत था नहीं, पास तो होता भी नहीं। लेकिन आपको पूरे देश ने देख लिया कि इस मामले में आप विरोधी हैं। नागेंद्र जी, आपकी राय? जी राजेंद्र जी, देखिए, चुनाव से इतर हम बात करें, किसी भी राजनीतिक दल की हम बात करें, राजनीति और राजनीति की बात अगर हम करें, राजनीति में सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो नैरेटिव का होता है, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे। और नैरेटिव ही मतदाताओं की को किसी राजनीतिक दल के पक्ष में और उसके खिलाफ होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम नैरेटिव देखिए, इसमें जिस तरह इसके संसद में इसके बात करिए, हर राजनीतिक दल ने बात करी, तो उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई और रणनीति के बन के एक लाइन चुनी जिस लाइन पर उन्होंने बात करी। अगर ये बात संसद में ना होके टीवी डिबेट्स में होती या समाचार पत्रों में बयान की बात होती, तो समाचार पत्र में 4-6 लाइन देके कोई भी प्रमुख नेता अपनी बात का एक बड़ा अधिकांश हिस्सा छिपा सकता था। या चुनावी डिबेट में अगर ये डिबेट में भी बात होती चुनावी चैनल्स पे, तो चैनल्स में भी वो कोई 10-20 लाइन की या 2-4 मिनट की बात हो जाती। पूरे देश ने ये देखा है कि किस तरह हर राजनीतिक दल के वो प्रमुख चेहरे, वो प्रमुख नेताओं ने बड़ी व्यापक इसमें बात करी है। और व्यापक बात करी है तो उनकी नींद में और उनकी खूबियां दोनों जनता को देखने को, सुनने को और जानने को मिली है। नैरेटिव का फायदा बहुत होता है। नैरेटिव का फायदा इसमें भाजपा और एनडीए यानी सत्ता पक्ष के पास है, क्योंकि वो ये बताने में सफल रहेंगे कि किस तरीके से विपक्ष का रवैया जो है वो महिला विरोधी है और विकास विरोधी उनका रवैया है। और आप इसमें एक चीज देखिए, सेफोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं और हम भी जानते हैं चुनाव में कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव में, 6 से 7% मतदाता हर चुनाव में ऐसे होते हैं जो चुनाव के आखिरी घंटे में यानी आखिरी 24 घंटे में ये तय करते हैं कि हमें किस राजनीतिक दल को वोट देना है। उसमें बात होती है कि भाई किसके राजनीतिक दल के पक्ष में हवा है, उम्मीदवार कैसा, क्या मुद्दे उन मतदाताओं को 6 से 7% मत जाता है, उनको मुद्दे ठीक लगते हैं। ऐसे में तात्कालिक रूप से जो बंगाल और इनके चुनाव है उसमें देखिए कि 6 से 7% तो वो मतदाता, उसमें से एक कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत मतदाता प्रभावित होंगे इस बात को लेके। और क्योंकि ये आधी आबादी की बात थी, आधी आबादी की बात इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 2019 से लेके 2024 तक के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाता के मुकाबले महिला मतदाताओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के लाभ लिया है, उसी के चलते तो हुआ है ना कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर राजनीतिक दल ने राज्य स्तर पे जब उनकी सरकारों की घोषणाएं हो रही थी, चुनाव की घोषणाएं थी, तो उसमें उनको लाभार्थी के रूप में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करी है या उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करी है। और ये बिल तो उन्हें निर्माता बनाने की कोशिश था। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात से चूक गया है और इसकी हमें धमक है जो ये आप ये देखिए नैरेटिव का फायदा और इसकी धमक हमें 2029 तक देखने को मिलेगी। अभी तात्कालिक रूप से आप देखिए चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है और 10 ही महीने का टाइम है बामुश्किल की। 10 महीने बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसके बाद में गुजरात और आपका हिमाचल में गुजरात में चुनाव है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि भाजपा और एनडीए से 2029 तक भुनाएंगे इस नैरेटिव को और बार बार बताएंगे कि किस तरह विपक्ष का चेहरा महिला विरोधी है और विकास विरोधी। बिल्कुल,
एक बात और मैं सबसे कहूँगा, मैं 2011 के आसपास एक बार अहमदाबाद गया था, गुजरात। तब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके बारे में गुजरात में कहा जाता है कि अब ये ज्योतिष का विषय नहीं है, लेकिन जो अब तक की चीज़ें घटी हैं, कहते हैं कि जो मोदी का विरोध करता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ज्योतिष के हिसाब से ये होता है कि क्या कुंडली में कोई शत्रुहंता योग है। जैसे बाली के सामने जब कोई आता था तो उसकी आधी ताकत बाली के पास आती थी। तो ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की कुंडली में कोई शत्रुहंता योग है या वो बाली का योग है, और उसके चलते जब भी उनका विरोध होता है किसी मुद्दे पर, वो और ताकत बन के उभरते हैं। चाहे उनको मौत का सौदागर कहा जाए, चाहे उनको चाय वाला कहा जाए या कुछ और कहा जाए, हर बार वो उसका लाभ ले लेते हैं। इस बार भी जो विरोध किया है प्रतिपक्ष ने, हमें लगता है कि इसका लाभ मोदी और उनकी पार्टी को मिलेगा, उनके गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि जो स्थितियां बन गई हैं और उसमें सहयोग भी किया प्रतिपक्ष ने, बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है। कई बार ऐसा लगता है राहुल जी, रंजन जी, कि जब कई बार बीजेपी कमजोर होती है तो कांग्रेस की या प्रतिपक्षी कुछ नेता ऐसी बात कर देते हैं कि एकदम से 2-3-4% वोट इधर से उधर हो जाता है और बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो ये भी योग की बात है। वो शत्रुहंता योग कहें या बली योग कह दें या जो भी कहना हो, या राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसा है कि मोदी 15 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उसके पहले वो मंत्री भी नहीं थे, लेकिन जब वो रहे तो 15 वर्ष रहे। जब केंद्र में आया तो केंद्र में कभी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, और जब वो रहे तो 3 बार के प्रधानमंत्री हो गए। तो मुझे लगता है कि स्थितियां जो बता रही है, कई बार संकेत मिलते हैं, वो संकेत ये है कि विपक्ष के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं और सत्ता पक्ष के लिए कुछ ठीक ठाक लग रहा है। आपकी राय? नहीं, देखिए, इसमें विपक्ष जो देख रहा था वो ये था कि मामला महिला आरक्षण का नहीं है, मामला परिसीमन का है, और परिसीमन विपक्ष की बात कर रहा हूँ जी। तो जिस तरह से असम में हुआ परिसीमन हुआ, भाजपा के पक्ष में चला गया। जम्मू कश्मीर में हुआ, भाजपा के पक्ष में चला गया। इसमें 3 बिल लाए गए थे, यूनियन टेरिटरी के, डिलिमिटेशन के, महिला आरक्षण के। जी। अलग अलग होता शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चूंकि डिलिमिटेशन बिल में एक प्रावधान था कि जो भी निर्णय होगा वो ब्यूरोक्रेट्स लेंगे। अभी जो सिचुएशन चल रहा है पूरे भारत में, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम कर रही है, कभी भी जब सत्ता पक्ष कोई भी रहता है, कांग्रेस भी जब रही हो, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है इसमें से जानते हैं, जी। चाहे सेंट्रल एजेंसी से भी है कोई भी। नंबर 1 तो उसको लेकर के आशंका थी। नंबर जो 2 इसमें बात थी डिलिमिटेशन को लेकर के, ये था कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड वो देखने को मिला, जो कि पहले कभी 2023 में बिल जब पास हुआ था तब भी देखने को नहीं मिला था। ये जो 50% की बात हुई थी कि चलो आपकी आशंका को हटाते हुए हम 50% सब में बढ़ा देंगे, वो बिल में नहीं था। बाद में अमित शाह जी ने कहा ठीक है 1 घंटा रुकिए, मैं करके आता हूँ। ठीक है, तो जो चीज आपने सबको शंका निर्मूलन के लिए बोला था कि हम 50% का बढ़ाएंगे, वो बिल में नहीं था, वो कर सकते थे। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो डिवाइड है उसको भरने की कोशिश नहीं हुई। बाद में अगर कोशिश हुई होगी तो सफल नहीं हुआ। तो जो अगर फायदा कुछ हुआ होगा, नुकसान भी हुआ कि जो तमिलनाडु में जो मैसेज जाएगा, ये जाएगा कि हमको कमजोर करना चाहते हैं। हो सकता बंगाल में फायदा मिल जाए महिलाओं का, होता नहीं भी मिले। और जो पहली बात आपने कही थी, समय की बात है, तो जो भी बलवान होता है, आप हम इतने साल से आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, समय सबको बलवान बनाता है, समय सबको कमजोर बनाता है। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े नेता समय के साथ कमजोर हुए हैं, मजबूत हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में कौन सी चीज कब करवट बदल जाए तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल तो मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की मूव रहता है वो विपक्ष कई बार अगर उसमें वोट अगर दे देते राघवन जी, विपक्ष अगर इसमें वोट दे के पास करा देता शायद और कमजोर हो जाता, मुझे तो लगता है। देखिए, जो हम सब बातें कर रहे हैं ये तो सत्ताधारी दल के लोगों को पता है ना कि हम, लेकिन डिलिमिटेशन अगर इसमें क्लब किया है तो वो रणनीति का हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? डिलिमिटेशन की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि महिला आरक्षण का विरोध किया और बिल गिरा दिया। दूसरी बात है कि डिलिमिटेशन के मामले में आपने भी कहा, हम सब जानते हैं कि उसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। जो सिस्टम पहले से था परिसीमन का, वही उसी सिस्टम के तहत परिसीमन होगा। तो सरकार कह रही है कि हमने तो इसमें कुछ नया जोड़ा नहीं है, आपको डर क्यों है? अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है तो हम ये गारंटी देते हैं कि गड़बड़ हम नहीं करेंगे, आपने पहले कभी की हो तो आप जाने। तो सरकार ने कहा हमने कुछ उसमें बदलाव किया नहीं है, जो कमेटियां बनती वही करेंगी परिसीमन। तो वो मामला उन्होंने जानबूझकर जोड़ा, और इतनी समझ तो सरकार चलाने वाले को होगी कि अगर हम महिला आरक्षण में ये जोड़ रहे हैं तो प्रतिपक्ष इसका विरोध करेगा और इसको आने नहीं देगा। तो
तो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि सरकार की भी क्षति की ये बिल पास ना हो, वो तो सिर्फ विपक्ष को विलेन बनाना चाहते हैं और इसमें वो सफल हो गए हैं। अब आप देखिए कि माउथ पब्लिसिटी होगी, चौराहे पर चर्चा होगी, काम वाली बाइयाँ घरों में बात करेंगी, जो छोटे स्तर की महिलाएं वो बात करेंगी और सब कहेंगे कि विपक्ष ने इसको नहीं आने दिया, नहीं तो हमारे मोहल्ले की महिला विधायक बन जाती, हमारे मोहल्ले की महिला सांसद बन जाती। तो ये बातें चलेंगी और इसी का परसेप्शन की पूरा जमाना है। देवदत्त जी, आपकी राय? बिल्कुल उसी पे पूरा एक केंद्रित लग रहा है कि जो बीच में अचानक से सत्र बुलाया गया कि रणनीति वही थी कि हम इसके पक्षधर हैं, हम ये आबादी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में योजनाएं चल रही हैं, उसी लाइन को आधी आबादी को करने का प्रयास कर रहे थे। जो दलित के लिए, आदिवासी और वर्ग विशेष के लिए योजनाएं बनती हैं उसमें जाति विभाजन होता है, लेकिन इसमें समरसता भी थी कि एक सभी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ था। तो उसमें विपक्ष समझ नहीं पाया और कुल मिलाकर आज जो पूरा लोकसभा में चला वो देश ने देखा ही है। अब इसके आधार पर देश में जो चर्चा होगी उसके आधार पर आगे परिणाम बनेंगे। अब विपक्ष के कहा ना कि कई लोगों को, जैसे डॉक्टर गर्ग साहब कह रहे हैं, समझदार है, उनको किसी कमरे में बंद कर दिया है और जानबूझकर विपक्ष के ऐसे लोग सामने जो सरकार को लाभ पहुंचाते हैं। आप देखिए विपक्ष की ताकत घटती जा रही है। अलग बात है कि बीजेपी इस बार 240 सीटों पर जीती और कांग्रेस 99 पे आकर रुकी, लेकिन तीसरे चुनाव में 240 सीट पाना बहुत बड़ी बात होती है। इसको समझने के बजाय विपक्ष ये कह रहा है कि हमने इनको 300, 240 पर ले आया, लेकिन उस समय तो आपको विपक्ष को सरकार में होना था और वो बीजेपी की 240 के भी आसपास नहीं पहुंच पाई, 236-35 के आसपास पूरा प्रतिपक्ष है। डॉक्टर गर्ग साहब, आपकी राय? गर्ग साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर गर्ग साहब से संपर्क में दिक्कत आ रही है। संदीप जी, आपकी राय? मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव सेट हुआ है इसमें एक कहावत चरितार्थ होती है कि घरे घाम ना आवे, क्योंकि महिला जो है शक्ति का प्रतीक है और अभी राजनीतिक इतनी परिपक्व नहीं हुई कि शक्ति को साध ले। तो इस स्थिति में तो ये बिल पास नहीं होना कि एक वजह से तो दोनों के ही हित में, दोनों अपने अपने हित में देखेंगे ही। और आपने जो प्रसंग बाली का कहा, बड़ा अच्छा कहा कि देखिए हार के भी जो जीतते हैं तो वो बाली का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि भगवान का स्पर्श केवल 6 लोगों को मिल पाया था, उसमें से एक बाली भी थे। तो अंत समय उनका सुधरा उसमें। तो बाली की जो स्थिति आपने अभी कही है, तो ये भी मतलब हार के भी जीत गए हैं, क्योंकि इस स्थिति में मतलब सरकार को कहीं ना कहीं इसका चुनाव में लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लोग कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। इस पूरे मामले में प्रतिपक्ष की जीत से ज्यादा सरकार के इस मुद्दे पर हारने के चर्चे होंगे और सरकार या सत्ता पक्ष चाहता भी ये है कि इस बात की चर्चा बिल्कुल गांव-गांव तक हो जाए, ग्राम चौपालों तक हो जाए, तो वो स्थितियां बनेंगी। नागेंद्र जी, आपकी राय? भुवनेश जी से हमारा संपर्क है। भुवनेश जी, आपकी कोई टिप्पणी बहुत छोटी सी? मैं समझता हूँ अब ये घर घर का विषय होगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने घरों में शौचालय स्थापित किया है, इसी तरह से मोदी ने विपक्ष को शौचालय के बाहर लोटा लेके बैठा दिया है और ये बहुत गंभीर तरह से विपक्ष को नेस्तनाबूद करेगा। चलिए, एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कौन राजनीतिक दल इस नैरेटिव को न केवल प्रदेश स्तर पे, न केवल जिला स्तर पे, न केवल ब्लॉक स्तर पे, बल्कि बूथ स्तर तक भी पहुंचाता है और लगातार पहुंचाता है। और हमें पता है कि भाजपा 24/7 बूथ स्तर तक भी उसका कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है और वो लगातार इस बात को फैलाएगी। और जो भी राजनीतिक दल अपने पक्ष को लगातार जनता के बीच में पहुंचाएगा और अपने हिसाब से समझाएगा, उसे आगामी समय तक इसका लाभ मिलेगा और उसे पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल का चेहरा इस बिल को लेके कैसा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे याद है कि जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से चुनाव सत्ता माने बहुमत से फिसल गए थे और उस पूरी संसद की जो चर्चा थी उसका सीधा प्रसारण हुआ था पूरे देश में और सब लोगों ने इस बात को देखा था और एक वोट से सरकार तो जरूर गिरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एनडीए की गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद फिर वो बड़े बहुमत से आए। तो ये प्रस्ताव है 11 साल में पहली बार मोदी सरकार का ये प्रस्ताव गिरा है, पूरे देश ने उसको देखा है। अब इसके नतीजे क्या होंगे पता नहीं, लेकिन ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी जिसने राजनीतिक निर्धार तय किया होगा वो इस काम में अब कल से जुट जाएंगे और पूरे देश में इसकी चर्चा होगी कि आखिर इस मुद्दे को
गांव-गांव तक, चौपालों तक, घर के चूल्हों तक कैसे ले जाया जाए ताकि जो भी नैरेटिव वो सेट करना चाहते वो सेट हो जाए। अभी तो सिर्फ इतना ही कि आज विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया है, कल कौन गिरेगा ये समय तय करेगा। मैं पांचों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर भुवनेश जी का धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, रंजन जी, दुबे जी और पाठक जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।